हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 27th वीडियो है आज अपना, और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट हीमोस्टेसिस। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लेटलेट्स वाला वीडियो देखो। स्पेशली प्लेटलेट्स का जो सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, वो सब। तो अगर ये वीडियो अच्छे से समझना है आपने और बढ़िया तरीके से, तो पहले ये वीडियो देखो सेकंड नंबर, और उसके बाद आप हीमोस्टेसिस वाला वीडियो देखो, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स में और फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स में। तो उसको देखकर ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ बुक्स में हीमोस्टेसिस का स्पेलिंग HEMOSTASIS लिखा है, तो वो भी गलत नहीं है ना। हीमोस्टेसिस और हीमोस्टेसिस ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना हीमो, जैसे हीमोपोइसिस लिखते हैं हम, ठीक है, तो हीमोपोइसिस को भी कुछ बुक्स में हीमोपोइसिस लिखा है। तो ये हीमो वर्ड की तो दो स्पेलिंग से रहती है, HAEM भी सही है और HEMO भी सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लेकिन एक और वर्ड आएगा बायोलॉजी में, वो है होम्योस्टेसिस। ये ज़रूर अलग है, होम्योस्टेसिस ये बिल्कुल अलग है। हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है वो हम अभी देखते हैं। हीमोस्टेसिस मैं पूरा डिटेल में लूँगा, होम्योस्टेसिस का मैं मतलब बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस वो सारे मैकेनिज़म्स जिससे हमारी बॉडी हमारे अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखती है ना। जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में हमारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ है, तो इन जो टिश्यूज़ का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। जैसे ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना, ब्लड का पीएच कांस्टेंट मेंटेन करना, ऑस्मोलरिटी कांस्टेंट मेंटेन करना, ये सब जो फंडामेंटल्स है, इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। जबकि हीमोस्टेसिस जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। यानी जैसे कोई ट्रॉमा का केस हुआ, कुछ इंजरी हुआ, तो उस इंजरी के बाद जो ब्लड आना रुकता है, जो ब्लीडिंग रुकती है, उसको कहा जाता है हीमोरेज। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ब्लीडिंग रुकने को तो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। तो देखो क्या है कि कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, ब्लीडिंग रुकने को कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लीडिंग रुकने को ये कहते हैं। देखो, कोएगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। कोएगुलेशन हीमोस्टेसिस का ही पार्ट है। हीमोस्टेसिस वो प्रोसेस जिससे कि ब्लीडिंग रोकी जाती है ताकि हेमरेज नहीं हो। हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का लॉस होना, ब्लड का लॉस होना, उसको हम कहते हैं हेमरेज। किसी ट्रॉमा के केस में, या फिर समझो बॉडी के अंदर ही कोई आर्टरी है या कोई आर्टीरियल है, वो बर्स्ट हो गई, इसको हेमरेज कहा जाता है। तो कोएगुलेशन भी हीमोस्टेसिस का ही पार्ट है। बेसिकली हीमोस्टेसिस वो पूरा मैकेनिज्म जिससे ब्लीडिंग रुकती है, जिसका सबसे लास्ट पार्ट है ब्लड का क्लॉट हो जाना, ब्लड का कोएगुलेशन हो जाना। तो हीमोस्टेसिस के बेसिकली 3 स्टेप हैं। हीमोस्टेसिस के बेसिकली 3 स्टेप है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं इसको। इसमें प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट प्लग का मतलब क्या हुआ कि प्लेटलेट्स इंजर्ड साइट पे पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर एक तरह का प्लग बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि अब ब्लड यहाँ से बाहर जो है वो नहीं जा पाएगा। जो ब्लड लॉस को रिड्यूस करने का काम करता है प्लेटलेट प्लग, ये एक टेम्पररी तरीका है। और थर्ड स्टेप जो है इसका, वो है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन, जिसको आप ब्लड कोएगुलेशन कहते हो। कि इस प्लेटलेट प्लग पर आकर फिब्रिन के जो है ना वो मैश वर्क बन जाता है। फिब्रिन के थ्रेड्स आकर यहाँ पर एक कंप्लीट जालीदार स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन, ये तीनों स्टेप मिलकर कहलाते हैं हीमोस्टेसिस। तो ये बेसिकली है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे एक तो सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ। उसके बाद बात करेंगे प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन की, और जो तीसरा स्टेप आएगा ब्लड कोएगुलेशन, इसका एक कंप्लीट अलग ही वीडियो है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म वर्ड कहाँ से आया? वेस्कुलर यानी वेसल्स, स्पाज्म मतलब नैरो हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन होना उसका। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली पहले जो ब्लड वेसल था वो उसका डायमीटर इतना था, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होकर, बिकॉज कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा,
तो कॉन्स्ट्रिक्शन आप सबको पता है कि इनमें प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स। इन स्मूथ मसल के स्पाज्म या इन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ल्यूमन छोटा हो जाएगा। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हम क्यों करवा रहे हैं? अब आप खुद सोचें, जैसे ये ब्लड वेसल है, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में यहाँ पर इंजरी हो गई, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या हुआ? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या हुआ कि इसका ल्यूमन कम हो गया। अब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का ल्यूमन है, समझो आप, है ना। तो अब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पहले ओरिजिनल वेसल में पहुंच रहा था उससे काफ़ी कम अमाउंट में ब्लड यहाँ पर पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि ब्लड लॉस कम होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप क्या कर दिया हमने? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, ताकि इंजर्ड साइड पर ब्लड कम पहुंचे तो अपने आप ही ब्लड लॉस जो है वो कम होगा। तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है। तो ये बेसिकली ब्लड लॉस को कम करता है डैमेज्ड एरिया से, और ये प्योरली एक लोकल फेनोमेनन है। लोकल फेनोमेनन है मतलब जिस एरिया में इंजरी हुई है केवल उसी इंजर्ड पार्ट में जो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पूरी बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता। समझ में आया? अगर पूरी बॉडी में होता तो उसको आप कहते हो सिस्टमिक, ये कैसा है? लोकल, यानी केवल उसी एरिया में होगा। यूजुअली अगर हम बात करें तो जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो केवल या तो आर्टीरियोल्स का होगा या छोटी आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आर्टीरियोल्स और आर्टरीज का। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से कि मुझे बताओ, जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, उनका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है क्या? और अगर समझो नहीं होता, अगर आपका आंसर ना है तो आपको मुझे रीज़न बताना है कि ब्लड कैपिलरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है? तो ये अगर आपने हमारे WBCs और प्लेटलेट्स के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो हमने बार बार नाम लिया है सीरोटोनिन नाम के एक केमिकल का। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। ये एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन रिलीज करते हैं जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझाया था। एक बार मैं वापस यहाँ पे इन शॉर्ट बात कर लेता हूँ। देखो बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा वापस। इन शॉर्ट अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो, जैसे ही समझो ये इस पार्ट में इंजरी हुई, तो इस इंजरी की वजह से क्या हुआ? एंडोथेलियम डैमेज हुआ। तो एंडोथेलियम के नीचे का ये जो कोलेजन वाला एरिया है, देखो यहाँ पे ये कोलेजन है ना, एंडोथेलियम के नीचे कोलेजन प्रेजेंट है। तो एंडोथेलियम के डैमेज की वजह से कोलेजन एक्सपोज होता है। कोलेजन एक्सपोज होगा तो वो एरिया थोड़ा रफ हो जाएगा, और कोलेजन जैसे एक्सपोज होगा, एरिया रफ होगा, प्लेटलेट्स आकर इस एरिया में, इस रफ सरफेस पर, इस कोलेजन पर बाइंड होने लगेंगे। इस बाइंडिंग को कहा जाता है एडेशन। इस बाइंडिंग को क्या कहते हैं? एडेशन। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि एडेशन के लिए कौन कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिटेल में आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो होगा एडेशन। एडेशन होने के बाद क्या हुआ? एडेशन का मतलब चिपक जाना, बेसिकली अडियर होना। एडेशन होने के बाद क्या होगा? जैसे ही अडियरेंस होगा ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स का हो जाएगा एक्टिवेशन। ठीक है, जब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आसपास के दूसरे प्लेटलेट्स को और एक्टिवेट करते हैं, जिससे यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर अपने आप एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है प्लेटलेट्स का, जो आकर ये जो डैमेज्ड पोर्शन था यहाँ पर, उस डैमेज्ड पोर्शन में अपने आप को भर लेते हैं, ताकि यहाँ से जो है ब्लड कम अमाउंट में बाहर निकल सके। इस स्टेप को कहा जाता है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब समूह बना देना, एक ग्रुप बना देना। तो पहले होगा प्लेटलेट्स का एडिशन और उसके बाद में होगा प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, तब जाकर प्लेटलेट का बनता है प्लग। ठीक है, या फिर इसको हीमोस्टैटिक प्लग भी किसी बुक में लिखा है। तो ब्लड वेसल डैमेज हुआ, पूरा मैकेनिज्म अगर हम समझें, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में। अब प्लेटलेट्स के सेकंड वाले वीडियो में सारे फैक्टर्स भी स्टडी किए वहाँ पे, तो आप और डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हो। ब्लड वेसल जैसे ही डैमेज होगा, कोलेजन का एक्सपोजर होगा, रफ सरफेस मिलेगा तो प्लेटलेट्स वहाँ पर चिपक जाएंगे, अडियर हो जाएंगे। अब एडेशन की वजह से प्लेटलेट्स का होगा एक्टिवेशन, और ये भी हमने देखा था कि जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो प्लेटलेट्स पे कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बनने लगते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइलोपोडिया। कुछ इस तरह से, ये देखो आप, ये जो प्रोसेसेस दिख रहे हैं ना बाहर, ये फाइलोपोडिया कहलाता है। अब ये फाइलोपोडिया से बेसिकली क्या होता है कि ये फाइलोपोडिया की हेल्प से ये प्लेटलेट्स आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो फाइलोपोडिया फॉर्मेशन हुआ जो प्लेटलेट्स को हेल्प करता है एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में, और इस इंटरेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, हमने देखे थे पिछले वीडियोस में कि प्लेटलेट्स में कुछ अल्फा ग्रेन्यूल्स और कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स,
प्लस इसके साइटोप्लाज्म में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स और ग्रैन्यूल्स जो हैं ये प्लेटलेट्स से बाहर निकलते हैं, प्लेटलेट्स इनको रिलीज करता है बाहर की तरफ। इसको कहा जाता है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, यानी प्लेटलेट्स सब्सटेंसेस को जो रिलीज कर रहा है वो वाली रिएक्शन, ये एक्टिवेशन की वजह से होती है। अब इनकी वजह से क्या होगा, ये जो सब्सटेंसेस रिलीज होंगे ये और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से और प्लेटलेट्स इनको ज्वाइन करेंगे, तब जाकर एक एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होता है और एक बड़ा सा मास बन जाता है प्लेटलेट्स का, जिसे कहा जाता है प्लेटलेट का प्लग। अब कौन कौन से फैक्टर्स ये सब काम करते हैं वो सब उस वीडियो में आप अच्छे से और देख सकते हो, इसलिए मैंने वो वीडियो पहले से ही अलग बना दिया ताकि किसी को अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ से वो पढ़ सके। अब यहाँ पर मेडिकल की बुक का एक बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखो सबसे पहले इन्होंने दिखाया प्लेटलेट का एडिशन। यहाँ पर ये इंजर्ड पोर्शन, इंजरी की वजह से एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हुआ और कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए। कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए तो एरिया रफ हो जाता है, रफनेस की वजह से प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर अडियर कर गए। अडियरेंस के बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए। ये देखो यहाँ पे आप प्लेटलेट्स का शेप चेंज होते हुए दिख रहा है आपको, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे प्लेटलेट्स का शेप देखो आप, और यहाँ पे प्लेटलेट्स का शेप देखो, है ना, फाइलोपोडिया का फॉर्मेशन है। ये दिखाता है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड है और किस तरह से ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स यहाँ ग्रैन्यूल्स रिलीज कर रहे हैं। देखो आप, ये ग्रैन्यूल्स रिलीज हैं, इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फर्दर एक्टिवेट करेंगे प्लेटलेट्स को, जिनमें एडीपी, सीरोटोनिन जो है वो कोई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, अभी हमने देखा, और थ्रोम्बोक्सिन A2 एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गई प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन और एंड में प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया। ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ यहाँ पर और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, ये देखो यहाँ पर आप, क्लियर। अब इस प्लेटलेट प्लग पे एंड में, अब यहाँ पे तो क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, एक टेम्पररी तरीके से ब्लीडिंग रुक गई, लेकिन अभी ब्लड क्लॉट साइमल्टेनियसली बनना चालू है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लग बनेगा उसके बाद क्लॉटिंग चालू होगी, ये प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चालू हो जाता है। और एट द एंड जब यहाँ पर प्लेटलेट प्लग बन जाता है तो कोगुलेशन में क्या होता है, आपको याद होगा, जब ब्लड कोएगुलेशन होता है तो फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये फिब्रिन नाम के इनसोल्यूबल छोटे छोटे फाइबर्स होता ही है, ये इनसोल्यूबल फाइबर्स इन प्लेटलेट्स पे आकर इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना देंगे जो इन प्लेटलेट्स को आपस में बहुत अच्छे से जोड़े रखेगा। एट दी एंड ये प्लेटलेट्स भी एग्लूटिनेट हो जाते हैं और ये पूरा एक नेटवर्क बन गया फिब्रिन का, जिसको आप कहते हो ब्लड क्लॉट, यही ब्लड क्लॉट कहलाता है। तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है ब्लड का कोएगुलेशन या ब्लड का क्लॉटिंग। एक बार देखते हैं वापस, ये एपिथेलियम यानी कि एंडोथीलियम, कैपिलरी के एपिथेलियम को, ब्लड वेसल्स के एपिथेलियम को एंडोथीलियम कहा जाता है। तो एंडोथीलियम का डैमेज हुआ, एंडोथीलियम का डैमेज हुआ तो सबसे पहले स्पाज्म हुआ यहाँ पर, है ना, स्पाज्म से ब्लड लॉस जो है वो कम होगा, स्पाज्म से ब्लड लॉस कम होगा। उसके बाद में आकर यहाँ देखो किस तरह से प्लेटलेट्स पहले एक्टिवेट हुए और फिर प्लेटलेट से मिलकर एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन किया और एट दी एंड यहाँ पे देखो ये फिब्रिन, ये जो येलो कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ये येलो कलर के फाइबर्स ने यहाँ पर एक पूरी तरीके से क्लॉट बना दिया और अब यहाँ पर धीरे धीरे वुंड हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ब्लड का कोएगुलेशन होता है। तो अल्टीमेटली हमें ब्लड कोएगुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है ब्लड कोएगुलेशन में, फिब्रिन। एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा ब्लड कोएगुलेशन में, पूरा का पूरा एक कास्केड है ना, एक मल्टीपल स्टेप का एक पूरा सिस्टम है जिसमें एंड प्रोडक्ट होता है फिब्रिन। ठीक है, ये फिब्रिन इनसोल्यूबल फाइबर्स हैं जो आकर यहाँ पर बांध देते हैं पूरा अच्छे से सबको। तो फिब्रिन थ्रेड्स अटैच हो जाते हैं लूज प्लेटलेट प्लग से। प्लेटलेट प्लग कैसा लूज है ये, है ना, ये टाइट तो है नहीं, इसकी टाइटनिंग करता है ये। जो अब प्लेटलेट प्लग क्या कर रहा था, ब्लड वेसल्स के रप्चर्ड पार्ट को इसने ब्लॉक किया था ताकि ब्लड लॉस पूरी तरीके से बंद हो जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको अगर पता हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये एक फिब्रिन थ्रेड्स की। ये देखो आप, बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क बन जाता है फिब्रिन थ्रेड्स का। ये होता है ब्लड कोएगुलेशन। तो अगर एक सिंपल फ्लो चार्ट में आपको दिखाऊं हीमोस्टेसिस के बारे में पूरा, तो यहाँ देखें, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप, इंजरी हुआ ब्लड वेसल को और एंडोथीलियम डैमेज हुआ। जैसे एंडोथीलियम डैमेज हुआ कोलेजन एक्सपोज हुआ। कोलेजन एक्सपोज होगा तो वॉन विलेब्रान फैक्टर हमने देखा था ये प्लेटलेट्स वाले वीडियो में, VWF आएगा और ये हेल्प करेगा प्लेटलेट्स को कोलेजन से अडियर करवाने में या चिपकाने में। जैसे ये अडियरेंस होगा प्लेटलेट्स क्या हो गए, एक्टिवेट। ये हो गया प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होगा, सीरोटोनिन रिलीज होगा, सीरोटोनिन रिलीज होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पहला स्टेज। प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होगा, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2, एडीपी
और पीएफ यानी प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब मिलके प्लेटिलेट्स का एग्रीगेशन करते हैं जिससे प्लेटिलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। ये है स्टेज 2। और उसके बाद में बनता है प्लेटिलेट्स की ही हेल्प से बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो करवाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटिलेट्स का आप फंक्शन देखो, हीमोस्टेसिस के तीनों स्टेप में प्लेटिलेट्स रोल प्ले करते हैं, चाहे सीरोटोनिन का रिलीज करवाना हो, चाहे प्लेटिलेट प्लग का फॉर्मेशन हो, या प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना हो, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन। ये अब हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। ये जितने भी प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। प्लेटिलेट्स पार्ट 2 वीडियो का नाम है फंक्शंस ऑफ प्लेटिलेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटिलेट्स, वहाँ पे और डिटेल में आप इनको बारे में स्टडी कर सकते हो। तो ये था पूरा हीमोस्टेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म। आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।